हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका फ्यू मिनट सीरीज में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट, दैट इज स्टेटस ऑफ कोरल रीफ्स ऑफ द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट। राइट, अब इसको जानने से पहले अगर हम कोरल रीफ्स के बारे में थोड़ा सा देख लें, तो जब भी हम कोरल रीफ्स की बात करते हैं तो कोरल रीफ्स क्या है? दे आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंडर वाटर इकोसिस्टम्स। राइट, अब कोरल रीफ बनते कैसे हैं? दे आर फॉर्म्ड ऑफ कोरल पॉलिप एक्सोस्केलेटन, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कोरल पॉलिप एक ऑर्गेनिज्म है, एक मेरीन ऑर्गेनिज्म है जो अपने अराउंड एक्सोस्केलेटन सिक्रीट करता है ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एंड वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर्म्स कोरल रीफ्स। नाउ दिस कोरल पॉलिप is in a symbiotic association with zooxanthellae, ठीक है, which is a type of an algae which carries out photosynthesis, और वो फूड प्रोवाइड करती है कोरल पॉलिप को, और कोरल पॉलिप इन रिटर्न प्रोवाइड्स शेल्टर टू zooxanthellae। तो एक symbiotic रिलेशनशिप है जो एग्जिस्ट करता है। अब जो zooxanthellae है उसने फोटोसिंथेसिस करनी है, तो ऑब्वियसली वो डीप जगहों पे तो नहीं मिलेगा आपको, वही मिलेगा जहाँ तक लाइट पहुँच पा रही है। सो दैट इज़ वाई कोरल्स आर फाउंड इन दी शैलो वाटर्स, ठीक है, सनी वाटर्स। मोस्टली आपको ट्रॉपिकल एरियाज में ही मिलते हैं, अराउंड कॉन्टिनेंटल शेल्व्स, ऑब्वियसली बिकॉज दे आर नॉट डीप, अराउंड आइलैंड्स या जो सी माउंट्स होते हैं उनके ऊपर एटॉल्स पे मिलते हैं। राइट, सो दे आर फाउंड इन शैलो वार्म सनी एंड क्लियर वाटर्स। ठीक है, अगर पोल्यूशन है या वाटर टर्बिड है तो कोरल्स दे कैन नॉट सर्वाइव एंड दे अंडरगो अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज कोरल ब्लीचिंग। तो ये जो कलर्स हैं कोरल्स के जो आप देख पा रहे हो, दे ऑल टर्न वाइट। ठीक है, सो कोरल्स अंडर स्ट्रेस अंडरगो कोरल ब्लीचिंग। अब ये स्ट्रेस क्या हो सकता है? इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ रेज्ड टेम्परेचर्स, जो कि हमारे को अभी देखने को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, है ना, या फिर कोई और रीज़न जैसे ओशन एसिडिफिकेशन जब होती है, दैट इज़ ऑल्सो कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सी में भी बढ़ जाता है, लीडिंग टू ओशन एसिडिफिकेशन। उससे क्या होता है, जो एक्सोस्केलेटन है वो बन ही नहीं पाता या वो बहुत थिन बनता है। ठीक है, या पोल्यूशन हो गई, ठीक है, तो उस वजह से कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग होती है। बट अगर हम वो स्ट्रेस को रिमूव कर दें जो कोरल ब्लीचिंग कर रहा है, तो कोरल्स जो हैं दे रिटर्न टू नॉर्मल। बट अगर वो स्ट्रेस परसिस्टेंट हो जाए तो कोरल्स की डेथ भी हो जाती है, एंड दैट इज़ द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। राइट, सो दैट इज़ वाई हमें कोरल ब्लीचिंग को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो होने ही नहीं देना है, और उसके बाद अगर होती है तो स्ट्रेस जो रीज़न है वो रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कोरल्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? देखो, कोरल्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज दे आर वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 25 से 30% जो मेरीन बायोडाइवर्सिटी है वो कोरल्स होस्ट करते हैं। उसके बाद the other important point is that a lot of people depend on corals for their livelihood, right? तो इसलिए corals जो है बहुत ज़्यादा important है, और इनको preserve करना उससे भी ज़्यादा important है। Now this report, which is status of coral reefs of the world 2020 report, has been produced by Global Coral Reef Monitoring Network। ये आपका prelims का question हो सकता है कि ये report किसने निकाली है। और ये जो रिपोर्ट है ना, ये मोस्ट डिटेल्ड साइंटिफिक पिक्चर प्रोवाइड कर रही है टू द वर्ल्ड, द टोल द रेज्ड और एलिवेटेड टेम्परेचर्स हैव टेकन ऑन द वर्ल्ड्स रीफ। दुनिया भर में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उस वजह से कोरल रीफ्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, रादर क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहा है, उसका डिटेल्ड एनालिसिस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन दिस रिपोर्ट। Right? Now, like I said, coral reefs, they are very important. They occur in more than 100 countries. और अगर हम वैसे देखें, एरिया वाइज देखें, तो ये सिर्फ 0.2% ऑफ द सी फ्लोर को ऑक्यूपाई करते हैं, विच इज़ नथिंग, बट दे होस्ट 25% ऑफ मेरीन स्पीशीज़। तो अगर ये डैमेज होते गए, ठीक है, ये ख़त्म होते गए, तो हम बायोडाइवर्सिटी को भी लूज़ करते जाएंगे, एंड दैट इज़ नॉट that is going to be very detrimental for the health of the overall planet। ठीक है,
तो एक तो बायोडाइवर्स है, इसी वजह से इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी कहा जाता है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी बायोडाइवर्स, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम ना ये दे प्रोवाइड सेफ्टी, कोस्टल प्रोटेक्शन, वेलबींग एंड फूड एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है। तो वो भी रीज़न है। बहुत सारे लोग फूड के लिए डिपेंडेंट हैं कोरल रीफ्स के ऊपर, टूरिज़्म होता है इन पे, तो इकोनॉमिक वेलबींग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ऑफ दोज पीपल, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं एज फार एज कोरल रीफ्स आर कंसर्न्ड, ठीक है। अब कोरल रीफ्स जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ एस्टिमेटेड एट $2.7 ट्रिलियन एवरी ईयर, और उसमें से टूरिज़्म का अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें दैट इज़ $36 बिलियन एवरी ईयर, सो दैट्स अ लॉट। बट एट द सेम टाइम ये वनरेबल भी हैं एंड मेजरली ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक रीजंस। सबसे बड़ा रीज़न है क्लाइमेट चेंज। अब जो कोरल्स है ना, लाइक आई सेड, दे सर्वाइव इन शैलो, सनी, वार्म, क्लियर वाटर्स, है ना। तो अगर टेम्परेचर एक सर्टेन टेम्परेचर के बीच में ही ये थ्राइव करते हैं सर्टेन टेम्परेचर रेंज के बीच में। अगर उससे ज़्यादा होगा टेम्परेचर परसिस्टेंट या उससे कम होगा तो दे विल नॉट सर्वाइव एंड दे विल अंडरगो व्हाट इज़ नोन एज कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। तब ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में ही के बीच में ही आपको मिलते हैं मोस्टली। अब क्लाइमेट चेंज क्या कर रहा है, सी सर्फेस टेम्परेचर्स आर गेटिंग दे आर इंक्रीजिंग बाय द डे, सो दैट इज़ वाई कोरल ब्लीचिंग के जो एपिसोड्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। उसके बाद क्लाइमेट चेंज, एक तो सी सर्फेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक ओशन एसिडिफिकेशन हो रही है, वो भी एक तरह से स्ट्रेस कॉज करते हैं टू दी कोरल्स, लीडिंग टू कोरल ब्लीचिंग। फिर उसके बाद पोल्यूशन, ठीक है, चाहे वो लैंड बेस्ड पोल्यूशन हो चाहे वो मेरीन पोल्यूशन हो, ठीक है। कोरल्स कैन नॉट सर्वाइव इन पोल्यूटेड वाटर्स, इन टर्बिड वाटर्स। ओवर फिशिंग, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं। टूरिस्ट एक्टिविटीज़ दे आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ डैमेज टू दी कोरल्स। तो बहुत सारे कारण हैं एंड मोस्ट ऑफ देम एंथ्रोपोजेनिक एंड मोस्ट बिगेस्ट ऑफ इट climate change or global warming that is responsible for damaging the coral reefs throughout the world, ठीक है। so these are how normally the coral reefs look। अब जब कोरल ब्लीचिंग हो जाती है तो एकदम वाइट हो जाता है, अगर हम वो स्ट्रेस फैक्टर को निकाल दें तो वो वाइट फिर से इन्हीं कलर्स यही कलर्स आ जाएंगे। बट एट द सेम टाइम अगर वो स्ट्रेस फैक्टर नहीं हम रिमूव कर पाते किसी भी कारण से और वो एग्जिस्ट करता है, स्ट्रेस फैक्टर एग्जिस्ट करता है, तो कोरल्स की डेथ हो जाती है एंड देन दैट इज़ द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, राइट। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, तो ये एक ऑपरेशनल नेटवर्क है ऑफ इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव। इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इनफॉर्मल पार्टनरशिप है बेसिकली ऑफ द वेरियस countries and organizations to preserve coral reefs, right? तो उसका जो ऑपरेशनल नेटवर्क है वो GCRMN है एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग द बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेटस एंड ट्रेंड्स ऑफ कोरल रीफ इकोसिस्टम्स टू द वर्ल्ड, जिससे कि हम उसको कंजर्व कर पाएँ और उनको मैनेज कर पाएँ, उनको सस्टेनेबली यूज़ कर पाएँ। अब GCRMN इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ साइंटिस्ट, मैनेजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो कि दुनिया भर में प्रेजेंस है और दुनिया भर के कोरल रीफ्स की कंडीशन को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। अब इसका जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है ऑफ GCRMN दैट इज़ दिस रिपोर्ट विच डिस्क्राइब्स द स्टेटस एंड ट्रेंड्स ऑफ कोरल रीफ्स वर्ल्ड वाइड। अब ये जो रिपोर्ट है ये 6th एडिशन है, ठीक है, the first since 2008 and the first which is providing quantitative analysis of the global data set, ठीक है। दुनिया भर से डेटा कंपाइल करके उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन दिस रिपोर्ट, राइट। फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो देखो लार्ज स्केल कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स, एक तो कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, और वो भी लार्ज स्केल एंड दे आर द ग्रेटेस्ट डिस्टर्बेंस टू द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स, ठीक है। अब देखो 1998 में एक इवेंट हुआ था विच किल्ड 8% ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग कि जब हम बोलते हैं कि किल्ड और द कोरल रीफ्स दे आर डेड, मतलब दैट इज़ द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। कोरल ब्लीचिंग से फिर भी कोरल्स वापस आ सकते हैं, दे कैन टर्न इनटू थ्राइविंग कोरल्स, बट वंस दे डाई देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक। तो ये जो 1998 का इवेंट था कोरल ब्लीचिंग का, इट
killed 8% of the world's coral. Now that is a big number. और उसके बाद सब्सिक्वेंट डिस्टर्बेंसेस भी हुई, जिसमें जैसे अगर आप 2009 और 2018 के बीच में देखें तो 14% ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल्स दे हैव डाइड, राइट। और एक और इम्पॉर्टेंट डेटा है कि एल्गे 2019 में जब एल्गे का अमाउंट देखा ऑन दी कोरल्स, सो दैट वाज 20% मोर देन दैट इन 2010। अब जब एल्गे बढ़ता है ना, इसका मतलब है कि एल्गे प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फॉर माइक्रोब्स। अब वो जो माइक्रोब्स है ना, वो डैमेज कॉज करते हैं कोरल्स को, दे डैमेज दी कोरल्स। तो जब जब एल्गे का अमाउंट बढ़ेगा कोरल्स के ऊपर, मतलब कि कोरल्स की जो डैमेज है वो बढ़ेगा। सो एल्गे का अमाउंट इंक्रीज्ड इज अ ग्लोबली रिकग्नाइज्ड इंडिकेटर ऑफ स्ट्रेस ऑन कोरल रीफ्स, ठीक है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है। तो जब जब एल्गे बढ़ता है मतलब कोरल रीफ्स में डिक्लाइन होना ही होना है, और ये 20% ज़्यादा देखा गया है 2019 में कंपेयर टू 2010 लेवल्स, एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड न्यूज़, ठीक है। उसके बाद देखो ग्लोबल कोरल कवर में जो डिक्लाइन है, either that is because of rapid increase in sea surface temperature, मतलब कि अगर आप देखो कि 26 डिग्री था सी सर्फेस टेम्परेचर, तो रैपिड इंक्रीज हो गया 30 हो गया, या फिर सस्टेन्ड इंक्रीज था, जैसे 28 डिग्रीज रहा, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है। तो या तो होता है रैपिड कि 26 से एकदम 30 पे गया फिर वापस आ गया, लेकिन वो 30 पे गया उसी वजह से डैमेज हो गया, या फिर सस्टेन्ड, चाहे कम है लेकिन सस्टेन्ड इंक्रीज है। दोनों ही कारण इम्पॉर्टेंट है फॉर कॉजिंग कोरल ब्लीचिंग। उसके बाद 2010 से अगर हम देखें तो सारे ही रीजन्स जहाँ पे भी कोरल्स मिलते हैं, दे हैव सीन अ डिक्लाइन इन एवरेज कोरल कवर। और अभी क्योंकि और टेम्परेचर बढ़ने की आशंका है, ठीक है, सो ये जो कवर है ग्लोबल कोरल रीफ कवर है, ये और डिक्लाइन विटनेस करेगा कमिंग डिकेड्स में। उसके बाद अगर हम देखें 2002 से 2019 में ना ग्लोबल एवरेज कोरल कवर में इंक्रीज भी देखा गया, ठीक है। और तो ये सजेस्ट करता है कि कोरल रीफ्स ना दे आर रेजिलिएंट, ठीक है। अगर कोरल जो कंडीशंस हैं जो कोरल्स की सस्टेनेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, अगर वो फिर से वापस आ जाते हैं तो कोरल्स दे कैन थ्राइव, ठीक है। सो दे कोरल्स कैन रिकवर इफ कंडीशंस परमिट, ठीक है। हाई कोरल कवर एंड डाइवर्सिटी मे कन्फर अ डिग्री ऑफ नेचुरल रेजिस्टेंस टू एलिवेटेड सी सरफेस टेम्परेचर्स। क्योंकि कोरल कवर ज़्यादा है और डाइवर्सिटी है कोरल्स में, तो वो एक रीज़न हो सकता है कि सस्टेन्ड सी सरफेस टेम्परेचर अगर हाई भी रहता है तो कुछ उनको इम्यूनिटी मिल जाती है कि कुछ कोरल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, दे डाई, बट कुछ कोरल्स हैं वो नहीं होते, ठीक है। तो डाइवर्सिटी है, ये एक रीज़न है कि कोरल्स आर स्टिल थ्राइविंग, राइट। अब देखो जो कोरल रीफ्स थे ईस्ट एशियन सी रीजन में, विच इंक्लूड्स दी कोरल ट्राइंगल के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, एंड 30% ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स ऑन एन एवरेज have more coral in 2019 than they did in 1983, despite being affected by large-scale coral bleaching events during the last decade. राइट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओवरऑल अगर हम बोल दें कि कोरल्स तो बर्बाद हो गए, वो भी नहीं है। कोरल रीफ्स जो कोरल ट्राइंगल में है, एंड एट द सेम टाइम 30% ऑफ वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स, उनमें इंक्रीज भी देखा गया है इन 2019 कंपेयर टू 1983, ठीक है। सो रिड्यूसिंग लोकल प्रेशर्स ऑन कोरल रीफ्स इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर रेजिलियंस विल बी क्रिटिकल, ठीक है, वाइल ग्लोबल थ्रेट्स पोस्ड बाय क्लाइमेट चेंज आर एड्रेस्ड, ठीक है। तो ये भी क्रिटिकल होगा कि जो हमारे लोकल प्रेशर्स हैं अगर हम उनको कम करें, ठीक है। सो इसके लिए व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू मॉनिटर डेटा कलेक्टेड ऑन द फील्ड टू अंडरस्टैंड द स्टेटस ऑफ एंड ट्रेंड्स इन कोरल रीफ कंडीशन, ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या करना है, वी नीड टू इन्वेस्ट in development of methodological approaches, new technologies, our capabilities, ताकि हम समझ पाएँ डेटा को और समझ पाएँ कि कैसे हम कोरल रीफ्स को और बढ़ा सकते हैं, राइट। सो दिस वाज रिगार्डिंग दी फाइंडिंग्स। तो मेजरली कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, जो कि सी सर्फेस टेम्परेचर राइज से हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ जगहों पे कोरल रीफ्स का जो कवर है वो इंक्रीज भी हुआ है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द रेजिलियंस ऑफ कोरल रीफ्स विच इज कन्फर्ड बाय हाई कोरल कवर एंड डाइवर्सिटी,
राइट। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर हम और इन्वेस्ट करेंगे इस रिसर्च में, डेटा को कलेक्ट करने में, डेटा को एनालाइज करने में, सो वी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट द कोरल रीफ्स इवन बेटर, राइट। उसके बाद लाइक आई सेड कोरल ट्रायंगल के बारे में देख लेते हैं। देखो जो कोरल ट्रायंगल है ना, दैट इज़ अ ट्रायंगुलर एरिया, ठीक है, इन द ईस्ट एशिया रीजन में बोलते हैं इसको, या आप इसको लगा लीजिए इट इज़ फॉर्म्ड बाय कंट्रीज इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, तिमोर लेस्टे, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन ट्रायंगल्स, ठीक है। और यही जो 6 कंट्रीज़ हैं ना, ये कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव भी बनाती हैं, विच इज़ देयर टू प्रोटेक्ट द कोरल्स इन दिस एरिया। नाउ इट इज़ अ ट्रायंगुलर एरिया इन द ट्रॉपिकल वाटर्स अराउंड इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सोलोमन आइलैंड्स एंड तिमोर लेस्ट। और यहाँ में ना कोरल्स की 500 स्पीशीज़ मिलती हैं, विच इज़ अ लॉट, ठीक है। और इसी वजह से इसको अमेजोन ऑफ द सी भी कहा जाता है, बिकॉज बहुत सारी स्पीशीज़ हैं यहाँ पे कोरल्स की, एंड इट इज़ लोकेटेड बिटवीन पैसिफिक एंड इंडियन ओशंस। और ये जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया था टू प्रोटेक्ट द कोरल एंड द अदर मेरीन रिसोर्सेज इन दिस एरिया। तो कोरल ट्रायंगल के बारे में भी आपको रफली एक आइडिया होना चाहिए, राइट। So that was regarding today's lecture. In case you have any doubt, please do comment, do mention it in the comments, right? Thank you.